हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज दिव्यांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आज आप लोगों का इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों का डिस्कशन कराया जाएगा, जो कि काफ़ी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे तरीके से आप लोग जानेंगे। इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहले पहुँचेगी और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो आज हम लोग डिस्कशन ये करेंगे अर्थशास्त्र सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कशन आज आप लोगों के इस दिव्यांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर करेंगे। तो देखते हैं क्या है। कार्यरत कृषि जोतों की संख्या कितनी है? देखिए ऑब्जेक्टिव ये बनेगी, जोतों की संख्या कितनी है? कार्यरत कृषि जोतों की संख्या 146 मिलियन हो गई है। कितना हो गई है? 146 मिलियन हो गई है। 146 मिलियन हो गई है। और आगे देखेंगे साथियों, हो गई है। और कृषि जोतों का औसत आकार घटकर कितना होगा? 1.08 हेक्टेयर रह गया। कितना घटकर रह गया? घटकर कितना रह गया? 1.08 हेक्टेयर। 1.08 हेक्टेयर रह गया 2010-11 की तुलना में है कि कुल सक्रिय जोतों में सीमांत जोतों 1 हेक्टेयर से कम का अंश 2015-16 में 68.5% हुआ है। कितना हो गया? 68.5% हुआ है। जबकि छोटी जोतों का अंश 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है, 17.7% हुआ है। बड़ी जोतें 4.3% हो गई है। कितना प्रतिशत हो गई? बड़ी जोतों की 4.3% हो गई है। अब हम लोग जानेंगे साथियों आकार के आधार पर कृषि जोतों का वर्गीकरण। क्या जानेंगे? आकार आधार पर कृषि जोतों का वर्गीकरण, ये वाला अब हम लोग जानेंगे। क्या है? समूह और वर्ग। समूह क्या है? समूह सीमांत का क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम, देखिए सीमांत यहाँ है ना, यहाँ सीमांत 1 हेक्टेयर से कम। और छोटा 1 से 2 है, 1 से 2 है। और अर्ध माध्यम 4 से 10 है। 4 से कितना है? 10 है। और बड़ा और बृहद 10 हेक्टेयर या उससे अधिक। 10 हेक्टेयर या उससे अधिक। और हम लोग जानेंगे साथियों, अब हम लोग क्या जानेंगे? अब जानेंगे कृषि उत्पादन और उपज। कृषि उत्पादन और उपज क्या जानेंगे? कृषि उत्पादन और उपज क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि के लिए काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भारतीय कृषि ने पिछले कुछ दशकों में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। क्या दर्ज की है? वृद्धि दर्ज की है। खाद्यान्न उत्पादन 1950 से 51 में 51 मिलियन टन से बढ़कर 2023 से 24 के दौरान 328.8 हो गया है। कितना हो गया? 328.8 हो गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष मतलब बीत गया वर्ष, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कृषि उत्पादन में 329.9 था। कितना था? टन 329.9। और यहाँ क्या था? 328.8। किसके दौरान? 2023 और 24 के दौरान कितना था? 328.8 हो गया यहाँ। तो उसके बाद देखिए क्या था, और 2022 और 23 में क्या था कि 329.9 टन हो गया, जो सर्वकालीन उच्च स्तर था। क्या था? सर्वकालीन उच्च स्तर था। और 2023 में खराब मानसून के कारण इसमें कमी देखी गई है। किस स्थिति में? तो खराब मानसून के कारण इसमें देखी गई है। कब? 2023 में, ना कि 24 में, ऐसा कुछ भी नहीं, 2023 में। अब हम लोग आगे देखेंगे साथियों, नोट में क्या बता रहा है। यहाँ पे नोट में बता रहा है भारत में अन्य फसलों की तुलना में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्या होता है? चावल का अन्य मतलब किसी भी फसल के तुलना में चावल जो है ना अत्यधिक सर्वाधिक होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है उत्पादन। और विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। क्या है? विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। चीन के बाद दूसरा है कौन? भारत। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में 303 एमटी अनाज तथा 26 दलहन का उत्पादन हुआ है। कितना हुआ है? दलहन का उत्पादन क्या हुआ? कुल खाद्यान्न उत्पादन में 303 अनाज और 26 दलहन, क्या है? 26 दलहन का उत्पादन हुआ है। और कृषि वर्ष 2023 और 24 में तिलहन का उत्पादन सर्वकालीन उच्च 41 रहा। वही गन्ना उत्पादन भी बढ़कर
492.2 पहुंच गया। क्या कितना पहुंच गया? 492.2 पहुंच गया। तो अब हम लोग देखेंगे साथियों हरित क्रांति क्या है। गन्ना उत्पादन बढ़कर कितना हो गया? 492.2%, मतलब 492.2 MT पहुंच गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों MT। अब हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति में अब हम लोग ये जानेंगे साथियों कि इसमें सन 1967 में नई कृषि नीति के तहत भारत में अधिक उपज वाले बीजों HYV क्या है? HYV एवं बहुफसली कार्यक्रम को अपनाया गया है। बहुफसली कार्यक्रम को अपनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप गेहूं क्या हो गया? गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। तीव्र का मतलब हुआ तेजी, तीव्र वृद्धि का मतलब विकास होना, मतलब बढ़ोतरी होता है। तीव्र मतलब गति से वृद्धि करता है। तो जिसे अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। कौन किए? डॉक्टर विलियम गार्ड हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। वर्ष 2013 में भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू किया। क्या? सुरक्षा एक्ट लागू किया। कब भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू किया? कब? 2013 में। कितना वर्ष में किया था? 2013 में किया था। और इस एक्ट का उद्देश्य सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अच्छे भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या है कि 2013 में एक्ट के तहत विशेष श्रेणियों के लोगों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न गेहूं क्या हो गया? गेहूं, चावल क्या है? क्या हो गया साथियों? गेहूं, चावल और मोटे अनाज दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? मोटे अनाज दिए जाते हैं। अब हम लोग साथे आगे की ओर चलेंगे साथियों। क्या है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब क्या? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में अब हम लोग जानेंगे साथियों। सुरक्षा सूचकांक के बारे में तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया जाता है कि इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा से संबंधित 5 मानकों के आधार पर विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। क्या मूल्यांकन? 5 मानकों और के आधार पर विभिन्न राज्यों को प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। पहला हो गया क्या हो गया? पहला मानव संसाधन और संस्थागत डेटा। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया अनुपालन। और तीसरा हो गया खाद्य परीक्षण सुविधा और निगरानी हो गया। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा साथियों जान गए। और चौथा प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण। और 5वां क्या है साथियों? उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण। उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण क्या हो गया? उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण। अब हम लोग आगे जानेंगे साथियों। इस सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर की गई थी। विश्व खाद्य सुरक्षा अवसर पर की गई थी। अब हम लोग जानेंगे साथियों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 और 23 में जारी किया गया यह 5वां सूचकांक है। यह क्या है? 5वां सूचकांक है। इस सूचकांक में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला बड़े राज्य, दूसरा छोटे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बड़े राज्यों में शीघ्र, और तीसरा स्थान पाने वाले राज्य हैं। और पहला है केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु। इस श्रेणी में बिहार को सबसे निचला या 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले राज्य हैं और ये बिहार में सबसे निचला 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्या है? 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब छोटे राज्यों में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले राज्य हैं, देखते हैं। हो गया पहला हो गया गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम। और ये सब गोवा लगातार 4 बार छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है।
केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले प्रदेश हैं। पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया दिल्ली, तीसरा हो गया चंडीगढ़ और यूटी में जम्मू कश्मीर लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा। यूटी में जम्मू कश्मीर लगातार कितने बार प्रथम स्थान पर रहा? तो तीसरी बार। अब हम लोग आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI स्थापना, खाद्य और सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत वर्ष 2008 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। किसके अंतर्गत की है? कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखिए ये मेन पॉइंट हो गया। इसका स्थित कहाँ है? पूछ देगा कि परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में हम लोग आगे देखेंगे साथियों, क्या है हम लोग आगे देखेंगे। अब क्या है साथियों आगे, अब देखते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्यक्ष श्री राजेश भूषण तथा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जी कमला वर्धनराव हैं। क्या है? मेन पॉइंट ये हो गई। उसके बाद भूषण तथा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जी कमला वर्धनराव हैं। कृषि व्यापार, अब जानेंगे साथियों कृषि व्यापार क्या है। कृषि व्यापार है विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान लगभग 2.15% है। कितना है? ये सब काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 2.15% है। भारत के कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 11.7% है। क्या है? 11.7% है। और वित्त वर्ष 2023 मतलब बीती हुई वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कृषि निर्यात में 8.2% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह 48.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। क्या रह गया? देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी वीविया और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब देखने को मिल रहा है। ये सब याद कर लेंगे तो फिर आपको किसी भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी आप लोगों के लिए। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ये 2025 के तहत आप लोगों को मैंने ये नया वर्जन है, ये सभी को आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस डिस्कशन में काफ़ी आप लोग इसको अच्छे तरीक़ा से अगर फुल वीडियो वॉच करते हैं और अच्छे तरीक़ा से आप लोग ध्यान देके इस डिस्कशन को सुनते हैं और देखते हैं तो काफ़ी यूजफुल होने वाली है आपके लिए ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखते हैं साथियों, चावल और चीनी भारत के कृषि निर्यात विकास में दो बड़े योगदान करता है। वही मसाले, गेहूं, भैंस का मांस आदि जैसी कुछ वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। इसी चक्कर से कुछ वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। तो भारत में सर्वाधिक निर्यात अमेरिका, चीन, बांग्लादेश को किया गया है। कृषि आधारित और संबंधित वस्तुओं के निर्यात में भारत की स्थिति विश्व स्तर पर अग्रणी रही है। इस क्षेत्र में विश्व का लगभग 2.5% निर्यात भारत से ही किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं साथियों, क्या है कि अनौपचारिक पट्टेदारी। अब हम लोग ये इसके बारे में देखते हैं। अनौपचारिक पट्टेदारी, तो देश में कुल कृषि भूमि की 10% जमीन खेती करने के लिए पट्टे पर दी जाती है। किस पर दी जाती है? तो पट्टे पर दी जाती है। कितना परसेंट? तो 10%। कितना परसेंट? 10% के लिए पट्टे पर दी जाती है। विभिन्न राज्यों में पट्टेदारी का प्रतिशत अलग अलग है। जैसे आंध्र प्रदेश में 34%, पंजाब में 25%, बिहार में 21% और सिक्किम में 18% और जमीन खेती के लिए पट्टे पर दी गई है। सभी राज्यों के लिए ये सब है। सभी राज्यों के पट्टेदारी का प्रतिशत अलग अलग है। जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया, आंध्र प्रदेश के 34%, पंजाब में 25% और बिहार में 21% और सिक्किम में 18% और जमीन खेती के लिए पट्टे पर दी गई है। अब हम लोग देखते हैं साथियों कृषि ऋण और बीमा की सुविधा। अब हम लोग जानेंगे साथियों कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान अधिकतर ऋण के अनौपचारिक स्रोतों जैसे साहूकारों से ऋण लेते हैं। किससे लेते हैं? साहूकारों से ऋण लेते हैं। और जबकि 2 हेक्टेयर या उससे अधिक की जमीन वाले किसान मुख्य रूप से बैंकों से उधार लेते हैं। किससे लेते हैं? तो बैंकों से उधार लेते हैं। और कृषि ऋण से जुड़ी कई समस्याएं हैं। कृषि ऋण से जुड़ी कई समस्या है साथियों।
जैसे स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड न होने के कारण औपचारिक ऋण न मिलना, अल्पावधि और दीर्घावधिक में के कृषि ऋणों का विषम अनुपात और फसल बीमा उपलब्ध न होना। क्या हुआ? उपलब्ध न होना। अब हम लोग जानते हैं साथियों, आगे की ओर देखते हैं साथियों क्या है। अब इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। ये सब नए वर्जन है, आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ, और डिस्कशन अगर आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखते हैं, इस डिस्कशन को सुनते हैं अच्छे तरीक़ा से, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर कब प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में। कब की गई थी? 1999 में। अब देखते हैं साथियों, जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया। कब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो हम लोग जानेंगे साथियों, जनवरी 2016 में प्रारंभ किया गया। यह योजना सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। किस माध्यम से? सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से। और प्रधानमंत्री फसल योजना वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। अब हम लोग आगे देखते हैं साथियों, आगे देखते हैं कि इस योजना के तहत किसान रबी और खरीफ मौसम के लिए कुल प्रीमियम का 1.5% एवं 2% का भुगतान करते हैं। क्या? 1.5% और 2% का भुगतान करते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे बाढ़, तूफान, फसलों में आग लग जाना, सूखा, ओले की स्थिति के कारण फसल नष्ट होने पर किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब देखते हैं साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2022 में किसानों को मात्र 4% ब्याज दर पर 3 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितने लाख तक? 2022 में किसानों को मात्र 4% ब्याज पर 3 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार इस लोन की लिमिट को और बढ़ा सकती है। अब देखेंगे साथियों, सिंचाई सुविधा क्या है? अब सिंचाई सुविधा, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। इस चैनल पे आप लोग दिव्यांत एजुकेशन चैनल पे आप लोगों को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। सिंचाई सुविधा देखेंगे साथियों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये सब ऑब्जेक्टिव काफ़ी विभिया है साथियों, वो पूछ देगा। सिंचाई सुविधा में भारत का कुल क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर है? तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है? 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। वर्तमान में देश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 16.2 करोड़ हेक्टेयर है। 16.2 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है? और वर्तमान में भारत की कुल कृषि भूमि के 51% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बोलेगा कि वर्तमान में भारत की कुल कृषि भूमि के कितने भाग ऊंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 51% भाग की सुविधा ऊंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी भूमि पर वर्षा आधारित कृषि होती है। सिंचाई के स्रोतों में भूजल, कुएं, ट्यूबवेल और सतही जल नहर, टैंक शामिल हैं। 4% भूमि पर चारागाह, 21% भूमि पर वन, 21% भूमि पर वन तथा 24% भूमि पर बंजर अथवा भूमि पर बंजर कितना? 24% और बिना किसी उपयोग की है कितना परसेंट? तो 24%। 24 और बंजर भूमि में 5% प्रति भूमि भी शामिल है, जिससे प्रति वर्ष फसलें न बोकर तीसरे या पश्चिमी वर्ष बोई जाती हैं। कितने? तीसरे या पश्चिमी वर्ष बोई जाती हैं। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से 4 राज्यों का अवरोही क्रम है। 4 राज्यों का अवरोही क्रम है। देखिए कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा। 4। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य असम है। कौन सा है? असम है। कौन सा सबसे कम सिंचित? पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा साथियों कि सबसे कम
सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है तो असम है। कौन है? असम है। तो आप लोग अगर इस डिस्कशन को अच्छे तरीके से जानेंगे तो काफ़ी यूजफुल आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब। क्या है? अब देखिए कथी है, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य, ये तो कम था। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य असम है और कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। सिंचित राज्य पंजाब है और 97.8% है। कितना है? 97.8% है। और सर्वाधिक असिंचित राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 92.7% है। इसके बाद राजस्थान। इसके बाद राजस्थान है। एशिया जल विकास परिदृश्य 2016 में एशिया वाटर डेवलपमेंट आउटलुक 2016 के अनुसार 2016 के अनुसार भारत में लगभग 89% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। 2016 के अनुसार भारत में लगभग कितना प्रतिशत भूजल का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है 79%। कितना? 79% जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत विश्व में जल सुरक्षाहीनता का केंद्र बिंदु बन जाएगा। हीनता का मतलब समझते हैं कि हीनता का मतलब कि हीन, कोई भी सुरक्षाहीन। सुरक्षा का मतलब सुरक्षा करना, सुरक्षा का मतलब सुरक्षाहीनता का मतलब सुरक्षा नहीं होना का केंद्र बिंदु बन जाएगा। भारत में फ्लड इरिगेशन बाढ़ सिंचाई की तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी को खेतों में बहाया जाता है और इसके बाद पानी मिट्टी में रिस जाता है। इससे पानी की बर्बादी होती है। इससे क्या होती है? पानी की बर्बादी होती है। अब नोट में कुछ पॉइंट दिया है साथियों, देख लेते हैं कि नोट, देश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर या कम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या? कम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि मशीनरी देखते हैं साथियों क्या है। भारत के कृषि क्षेत्रों के मशीनरीकरण का स्तर 50% से भी कम है, जबकि विकसित देशों में इसका स्तर 90% से अधिक है। कितना प्रतिशत से? 90% से अधिक है। 50% से भी कम है, जबकि विकसित देशों में इसका स्तर 90% से अधिक है। मेगा फूड पार्क योजना क्या है? मेगा फूड पार्क योजना देखते हैं साथियों। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। वर्ष कितना? 2008 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य खेतों, अगर इस चैनल पे अगर साथियों अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड हो तो ताकि आप लोगों को पहले पहुंचे। इस दिव्यांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का सभी विषय के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी होगी ये दिव्यांत एजुकेशन। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों तक ये